ओके, तो नाउ वी गोइंग टू डिस्कस एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहले जो है ह्यूमन करियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अक्सर SCQ या क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है कि इसके ऊपर नोट आ जाता है इसके फंक्शन के ऊपर, और ये पूछते हैं कि किस जो है टिश्यू से ये रिलीज़ होता है। तो ये तो हमें पता चलेगा कि प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, और प्लेसेंटा की डेवलपमेंट से पहले ये सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज़ होता है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अब इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। 6-7 इसके फंक्शन है। पहला इसका ग्रोथ हार्मोन लाइक फंक्शन होता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है। दूसरा ये है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देती है। अब इंसुलिन ने जो काम करने होते हैं उसके ऑपोजिट कराएगी। इंसुलिन ने ये चाहती है कि ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है कि ग्लूकोज की अमाउंट जो है कम हो जाए। इसके ऑपोजिट क्या करेगी, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो फीटस को अवेलेबल हो, क्योंकि ग्लूकोज जो है वही मेन सोर्स होता है एनर्जी का फिटस के लिए। तो ये उसके लिए जो है ना इसको स्पेयर कर देती है ग्लूकोज को। और दूसरा ये क्योंकि मदर को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे फुलफ़िल होता है कि ये फ़ैट की डिस्ट्रक्शन करा देती है या फैट इन एडिपोज टिश्यू की ब्रेकडाउन करवा देती है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड रिलीज़ होते हैं जो कि यूटिलाइज होते हैं बाय मदर। ठीक है, मदर इनको एनर्जी के सोर्स के लिए यूज़ कर लेती है। थर्ड इसका फंक्शन हम देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को कम कर देती है, क्योंकि देखिए एक फॉरेन एजेंट के तौर पर ही होता है स्पर्म, तो उसमें और फिर फीटस भी इसी तरीके से होगा, तो उसको कि इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ना हो जाए उसकी, तो उसके लिए ये हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि इसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा तो ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वो नहीं रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से मिसकैरेज का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और इसको फोर्स करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करें। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन भी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, जितने ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होंगे, ये दोनों हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उसके लिए एंटागोनिस्ट के तौर पर करते हैं। ये उसको इसकी प्रोडक्शन क्या करा देते हैं, कम करा देते हैं। हमें पता है कि पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से वो रिलीज़ होते हैं ना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं, तो ये उसको इनहिबिट कराते हैं। ये हार्मोन जब रिलीज़ नहीं होगा तो FSH और LH नहीं प्रोड्यूस होंगे। जब वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ये जो फीमेल सेक्सुअल साइकिल है वो भी नहीं चल पाएगा। तो वो प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर वो हो जाए तो प्रेगनेंसी ज़ाया होने का खतरा होता है, ऑब्वियसली होता है। ठीक है, तो वो काम करता है। और जो इसका लास्ट 7th फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकली मेल बेबी के लिए, कि उसकी टेस्टिस पर एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराता है। जब टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो यही जेनिटल ऑर्गन, मेल जेनिटल ऑर्गन, उनकी डेवलपमेंट सही होती है। और टेस्टिस की जो डिस्केंड होता है, यानी कि इंग्वाइनल कैनाल से नीचे की तरफ आता है सेक्रोटम के अंदर, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये हार्मोन इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये ना प्रोड्यूस हो, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी जो है ज़ाया हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। ओके, तो अब हम जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को देख लेते हैं। इसको मैं कुछ इस अंदाज से लिखूंगी कि हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का यूट्रस और ब्रेस्ट पर इफ़ेक्ट, उनके डिफरेंस देख लेंगे साथ साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है पेपर्स के अंदर कि आप डिफरेंस लिखिए कि एस्ट्रोजन का यूट्रस और ब्रेस्ट पर क्या इफ़ेक्ट है और प्रोजेस्टेरॉन का क्या है। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले जो है हम यूट्रस पर देख लेते हैं एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन जो है ये मेनली हाइपरट्रॉफी कराती है हमारी यूट्रस वॉल की, या फिर हम कह सकते हैं कि ये यूट्राइन लाइनिंग को बिल्डअप करती है। इसका मेन काम होता है बिल्डअप करना, बिल्डअप यूट्राइन लाइनिंग, जबकि इसके ऑपोजिट प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि ये सिर्फ मेंटेन करता है। ठीक है, ये उसे बिल्डअप नहीं कराता, उसकी हाइपरट्रॉफी नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है यूट्राइन ग्लैंड्स को इंक्रीज़ कराता है ताकि नरिशमेंट मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा फीटस को। और इस ये होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है हमारे पास, ये डिसीजुअल सेल्स को इंक्रीज़ कराता है एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर। डिसीजुअल सेल्स को इंक्रीज़ कराता है इन एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस। तो ये हो गया इनका। और इसके अलावा जो है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन ये यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज़ कराता है। मैंने उनको बताया था ना कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं हार्मोन्स, तो ये यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कराता है ताकि कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कराता है ताकि मिसकैरेज ना हो सके।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम एस्ट्रोजन के लिए ये लिख सकते हैं कि ये एनलार्जमेंट करवाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और यूट्रस की एनलार्जमेंट कराता है। तो ये चीज़ें हमारे पास होगी। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस से सिक्रीशंस को भी, डिफरेंट सिक्रीशंस को भी इंक्रीज़ कराती हैं, रिलीज़ कराती हैं, जो कि नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, जो कि हमारे ब्लास्टोसिस्ट की नरिशमेंट या फिर ब्लास्टोसिस्ट या मरूला की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूट्रस पर इसके इफ़ेक्ट हो गए। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसके मेमरी ग्लैंड पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन दोनों का काम ही मेमरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट है और जो है मिल्क प्रोडक्शन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो डक्ट सिस्टम की ग्रोथ कराता है, उसकी ब्रांचिंग कराता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेमरी ग्लैंड के जो डक्ट सिस्टम है उसकी ब्रांचिंग कराता है, ब्रांचिंग ऑफ डक्ट सिस्टम। इसके अलावा ये जिस तरह से इसने एक्सटर्नल जेनिटेलिया यूट्रस की एनलार्जमेंट कराई थी, ये मेमरी ग्लैंड की भी एनलार्जमेंट कराता है, उसके साइज़ को बढ़ाता है। ठीक है, साइज़ को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि उसके अंदर फ़ैट की डेपोजिशन को बढ़ा दिया जाए और साथ में उसके स्ट्रोमा की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए। तो ये स्ट्रोमा को बढ़ाता है और उसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर ही फ़ैट डेपोजिशन कराता है। ठीक है, इंक्रीज फैट डेपोजिशन इन स्ट्रोमा, तो ये काम होता है इसका। और अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की तरफ आएँ तो यहाँ पे इसका काम था डक्ट सिस्टम की ब्रांचिंग कराना। इसका मेन काम है कि एल्वियोलाई की ग्रोथ कराना और एल्वियोलाई की बडिंग कराना। ठीक है, एल्वियोलर ग्रोथ या उसकी एनलार्जमेंट कराना और बडिंग करवाना, इसका मेन फंक्शन एल्वियोलाई पर होता है। और इस तरह से ना सिर्फ एल्वियोलाई की ग्रोथ कराना, उसकी बडिंग कराना, बल्कि उसकी सेक्रेटरी फंक्शन को भी बढ़ा देना। ठीक है, इंक्रीज सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, उसमें से सेक्रीशंस को इंक्रीज़ करा देते हैं। तो ये प्रिपेयर करते हैं फॉर लैक्टेशन, जो प्रोजेस्टेरॉन है। उसके बाद हम इनके अदर फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि और कौन कौन से ये काम कर रहे होते हैं। बल्कि उससे पहले जो हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंक्रीज रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर जो एस्ट्रोजन के अंदर होता है, जबकि ये प्रोबेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्रॉम कैंसर। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंस के अंदर ये आ जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंस हमारे पास बन जाएंगे। इन दोनों हार्मोन्स के बारे में एक फंक्शन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि ये दोनों ही हार्मोन्स क्या कराते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को जो है कम कराते हैं। और इन दोनों का ये फंक्शन भी होता है कि जो एक फंक्शन हम लोग ये देखते हैं कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को कम करते हैं, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को, इनका काम होता है कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम रखना अंटिल बर्थ, चाइल्ड बर्थ। क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ हो रही थी तो एस्ट्रोजन और इसका लेवल जो है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तब ये दूसरे हार्मोन इन पर एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एस्ट्रोजन है, ये यूट्राइन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन को भी बढ़ा रहा होता है, ताकि जब ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन आए, ऑक्सीटोसिन का जो वेव होती है ज़्यादा हो, तो तब उसके रिसेप्टर ज़्यादा हो ताकि वो एक्ट कर सके और जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है वो ईजी हो सके। तो ये इंक्रीज़ कराते हैं ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करा देते हैं। तो ये जो है हमारे सारे फंक्शन। अच्छा, इसके अलावा एस्ट्रोजन का ये काम होता है कि ये पेल्विक आउटलेट को बढ़ा दे किसी तरीके से, ताकि यानी कि इसका एस्ट्रोजन का मेन काम ये होता है कि ये चाइल्ड बर्थ को ईजी करे। तो उसके लिए क्या करता है, ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। और दूसरा काम क्या करता है कि जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं ना, उनको, उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज पेल्विक लिगामेंट इलास्टिसिटी। तो ये इसके काम होते हैं ताकि पेल्विक आउटलेट बढ़े और चाइल्ड बर्थ का काम आसान हो। तो यहाँ पे हमारे इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। हम बाकी की तरफ आते हैं। तो जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास ह्यूमन क्रियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन।
चलें जी, ह्यूमन करियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। अब ह्यूमन करियोनिक से एक बात जो हमने पहले ह्यूमन करियोनिक गोनेडोट्रोपिन में पढ़ा था, तो उसके जैसा फंक्शन भी इसके अंदर होगा जैसे उसका था दूसरे टिश्यूज़ पर। ठीक है, हम ये इसको अंडर हेडिंग पढ़ेंगे अदर टिश्यूज़ पर। एक हमने देखना है इसका मेमरी ग्लैंड पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे अदर टिश्यूज़ पर। तो अदर टिश्यूज़ पर इसका जैसे कि हमारा गोनेडोट्रोपिन का था उसकी तरह का ही फंक्शन होता है।